तो क्या मेरी स्क्रीन सबको विजुअल है? क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? क्या स्क्रीन विजुअल है सबको? वॉइस प्रॉपर आ रही है? क्लियर? कोई लैगिंग तो नहीं हो रही वॉइस? चलिए, परफेक्ट। ओके, सो हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत सारी चीजों को लाइक समझा था कि नीश क्या होते हैं, मल्टी नीश क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझा था। राइट, एंड कंटेंट एडिटिंग का इंपॉर्टेंस होती है, इन सब के बारे में हम लोग ने जाना था। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग ईट मॉडल को थोड़ा सा समझेंगे। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये बहुत छोटा सा चीज है, ईट मॉडल। इसको हम लोग समझेंगे एंड फिर आगे सारी चीजों को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, अभी मैं चैट बॉक्स की सेटिंग को चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। मैंने सेटिंग चेंज कर दी, आपके जो भी मैसेज होंगे सिर्फ मैं देख पाऊंगा अब। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं ईट मॉडल से। ईट मॉडल होता क्या है? देखिए, क्या होता है ना कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश करने के बाद हमें उसे गूगल में शो करने के लिए, दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे इंडेक्स करना पड़ता है। ओके, हमें क्या करना पड़ता है? उसे इंडेक्स करना पड़ता है गूगल साइट किट में जाके, गूगल सर्च कंसोल में जाके उसे इंडेक्स करना पड़ता है। तो इंडेक्सिंग के दौरान गूगल क्या करता है, वो पहले आपकी वेबसाइट पे आता है, आपके आर्टिकल के पेज पे आता है एंड वो चेक करता है कि आपने जो कंटेंट लिख रखा है वो कैसा है। आपके जो ऑथर है उसके बैकग्राउंड को, सिंपल ईट मॉडल क्या करता है, सिंपल इतना समझिए। ये जो ईट मॉडल है वो आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो ऑथर है, ऑथर एंड आपके जो कंटेंट है, कंटेंट, इन दोनों को एनालाइज करने के लिए आता है। ओके, इन दोनों को एनालाइज करके ही आपको वो इंडेक्स कर रहे होते हैं। एनालाइज करने के बाद ही वो क्या होते हैं? इंडेक्स हो रहे होते हैं। अगर एनालाइज नहीं कर पाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा, तो वो इंडेक्स नहीं करेगा। तो ईट मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ये है बहुत छोटी सी चीज। ओके, ये क्या करता है? आपके ऑथर के बैकग्राउंड को चेक करता है। तो किस तरह चेक कर रहा होता है, समझेगा ध्यान से। सबसे पहले ये आपके एक्सपीरियंस को, ये क्या करता है? आपके एक्सपीरियंस, आपके जो ऑथर है, जैसे कि मैंने लेट सपोज कि हिंदी रेडियो की जो वेबसाइट है, हिंदी रेडियो .in, ये जो वेबसाइट है, इसके ऑथर जो है, मान लेते हैं मैं ऑथर हूँ रोशन कुमार। ओके, अगर मैंने हिंदी रेडियो पे कोई आर्टिकल पब्लिश किया एंड उसे मैं इंडेक्स करना चाहता हूँ, तो मैं उसे इंडेक्सिंग के लिए सेंड करूंगा सर्च कंसोल में जाके। अब वहां पे क्या होगा, गूगल क्या करेगा, इस ईट मॉडल के बिहाफ पे वो मेरे बैकग्राउंड के, मेरा नाम उसके पास रहेगा क्योंकि मैंने पेज सबमिट किया होगा, मैंने उसे इंडेक्स करने के लिए सेंड किया है। तो उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये जो पोस्ट लिखा गया है, इस पोस्ट के ऑथर कौन है, कितने लॉन्ग कंटेंट है, वर्ड्स कितने हैं कंटेंट में, ये सब उसके पास रहता है। ओके, तो जैसा कि उसके पास मेरा नेम है, तो वो अब क्या करेगा, हर एक चीजों को, मेरे पूरे बैकग्राउंड को, कि ये रोशन कुमार जो है ऑथर, क्या इसने पहले भी हिंदी रेडियो पे कभी आर्टिकल लिख रखा है। ये क्या करेगा, हिंदी रेडियो के पूरे वेबसाइट को चेक करेगा कि रोशन कुमार जो है, क्या इसने पहले भी कुछ आर्टिकल लिख रखा है, नहीं लिख रखा है, या फिर फर्स्ट बार, पहली बार लिख रहा है। तो जैसे गूगल पता कर लेता है कि यस, इसने पहले से 10 पोस्ट 20 पोस्ट पहले से लिख रखा है, तो गूगल की नजर में क्या है कि ये फर्स्ट हैंड नहीं है, मतलब कि ये एक्सपीरियंस पर्सन है, ये अच्छे खासे कंटेंट लिखता है जिसपे कि अच्छे खासे व्यू भी आते हैं। तो गूगल को पता चला है कि यस, इसमें एक्सपीरियंस है, तो गूगल उसे इंडेक्स करेगा। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट स्टेप पहले यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड में आप क्या चेक करता है? एक्सपर्टीज। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में लिखता है, जैसे कि लेट सपोज कि मैंने जो रोशन कुमार है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा। ओके, अब ये पहले चेक करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में मैंने कितना डीप आर्टिकल लिखा है। ये एक्सपर्टीज से क्या चेक करता है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कितना डीप आर्टिकल लिखा है, मेरे पास कितना नॉलेज है, मेरी एक्सपर्टीज कितनी है। ओके, अगर एक्सपर्टीज से पता चले कि यस, मैं थोड़ा सा डीपली नॉलेज देता हूँ, तो वो इजिली उसे इंडेक्स कर देता है। ओके, तो ये दो चीजें सिमिलर होती है बिल्कुल। नेक्स्ट होता है ऑथोरेटिव। ऑथोरिटी में क्या होता है कि आपके जो ऑथर है, आपके जो पेज है, ओके, जैसे कि मैं ऑथर हूँ रोशन कुमार, तो कभी कभी क्या होता है कि इस पे कमेंट वगैरह, इस पे रेटिंग दिए जाते हैं, लाइक करते हैं कोई, इसे बहुत ज्यादा व्यू मिलता है, तो उसके बिहाफ पे इस ऑथर को रेटिंग दी जाती है। आपकी जो वेबसाइट है XYZ या फिर हिंदी रेडियो .in जो है, उस पे क्या होगा कि उसे रेटिंग दिया जाएगा। ओके, उससे उसे ऑथोरिटी दी जाती है, उससे ऑथोरिटी के बेस पे गूगल उसे इंडेक्स कर रहा होता है। ऑथोरिटी कैसे चेक करना होता है, ये सब आपकी एसईओ क्लास में बताया गया होगा या फिर बताया जाएगा। ओके, तो ऑथोरिटी को चेक किया जाता है, कौन वेबसाइट की, वेबसाइट के ट्रस्ट को चेक किया जाता है, उसका सिक्योरिटी को चेक किया जाता है कि आपकी जो वेबसाइट XYZ.com आपने बना रखा है, ये वेबसाइट सिक्योर तो है ना। क्योंकि कभी कोई ऐसा वेबसाइट होते हैं जो कि अगर आप ओपन करते हैं वेबसाइट को, जैसे ही आपने ओपन किया, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होने स्टार्ट होता है, कोई फाइल आपकी वेबसाइट में डाउनलोड हो जाते हैं फोन में,
या फिर समथिंग कुछ भी होने लगता है, इंटरनेट का थोड़ा इशू होता है, आपके सिस्टम स्लो हो जाते हैं, वो अनसिक्योर इनसिक्योर वेबसाइट्स होते हैं। ओके, तो पहले तो ट्रस्ट वर्दीनेस में चेक किया था कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। अगर सिक्योर होगा तो वो इजिली इंडेक्स कर पाएगा। तो ये चार चीजें होती है पैरामीटर, जिसके ऊपर ही गूगल क्या करता है, आपके कंटेंट को इंडेक्स कर रहे होते हैं। याद रखना, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट, ये चार ही चीजें होती है। ओके, चलिए, आई होप ये ईट मॉडल क्लियर हो गया होगा। जब हम इंडेक्सिंग के लिए सेंड करते हैं तभी ये काम कर रहा होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, देखिए ऑथर नेम में कुछ भी हो सकता है, आपके फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी हो सकता है ऑथर नेम में। चलिए, अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह के आर्टिकल जो होते हैं वो रैंक कर रहे होते हैं। किस तरह के आर्टिकल रैंक करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल रैंक। ओके, तो सबसे पहली बात तो आपका जो आर्टिकल होगा वो कैसा होना चाहिए। योर आर्टिकल मस्ट बी 2000+ वर्ड, 2000+ वर्ड का आर्टिकल होगा तो ही वो रैंक करेगा। बट ये केस पे डिपेंड करता है कि आपके जो वेबसाइट है, आपकी जो कंटेंट है वो किस टाइप का कंटेंट है। क्योंकि ये जो 200+ वर्ड मैंने लिख रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए अप्लाई होता है। ये किसके लिए अप्लाई होता है, ब्लॉगिंग के लिए ही अप्लाई होता है। अगर आप ई कॉमर्स बना रहे हो तो ई कॉमर्स में प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन होते हैं। ई कॉमर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन। तो वहां पे आप 300 वर्ड्स, 400 वर्ड्स के अप्रोक्स आप लिखते हो तो अच्छे खासे वो माने जाते हैं। चाहे आप बिजनेस वेबसाइट बना रहे हो तो बिजनेस वेबसाइट आप ब्लॉगिंग करते हो तो वहाँ पे 600 वर्ड्स हो गए या फिर 700 वर्ड्स हो गए, इतना काफी होता है। ओके, अच्छे एक अच्छा कंटेंट लिखने के लिए। लेकिन ब्लॉगिंग के लिए, न्यूज के लिए, इन सब के लिए आपको अच्छा खासा वर्ड यूज करना पड़ता है, 2000+वर्ड, 3000+ वर्ड यूज करना पड़ता है। तभी जाके आपके कंटेंट सही होते हैं, अच्छे से वो रैंक कर पाता है। ओके, तो याद रखें कि ये 2000+ वर्ड मैंने जो लिखा वो हर केस में अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के केस में, न्यूज वाले वेबसाइट पे अप्लाई हो रहा होता है। ओके, चलिए, ग्रेट। अब हम लोग चलते हैं कि किस तरह के आर्टिकल रैंक करते हैं। इसमें दूसरा क्या है हमारे पास, सेकेंडली हमारे पास है प्लेगरिज्म फ्री। अच्छा, प्लेगरिज्म का मतलब आप लोग जानते हैं क्या, डू यू नो अबाउट प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है, आप लोग जानते हैं, राइट इन चैट बॉक्स। नो, यस यस, नो। चलिए, प्लेगरिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, प्लेगरिज्म होता क्या है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके जो कंटेंट होते हैं, ओके, लेट्स सपोज कि आपने एक कंटेंट लिख रखा है। आपने क्या किया है, कंटेंट लिखा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग, इसके बारे में आपने पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब क्या होगा, आप थोड़ा चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो मेरे माइंड में जो आ रहे सेंटेंस, हो सकता है किसी और के माइंड में आ सकते हैं, एग्जैक्ट सेंटेंस आ सकते हैं। ऐसा होता है ना कि पूरा पूरा पैराग्राफ कोई लिख सकता है एग्जैक्ट। ओके, तो उसी को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, उसे डुप्लीकेट कंटेंट उसे कहते हैं, या फिर प्लेगरिज्म उसे आप कह सकते हैं। जैसे कि आपने एक कंटेंट लिखा, अब आप किसी भी टूल में जाके प्लेगरिज्म चेक करेंगे, तो उस समय क्या होगा, वो टूल क्या करेगा, पूरे इंटरनेट पे, वो टूल क्या करता है, इंटरनेट में जितने भी कंटेंट है, जहां भी कंटेंट है, उन सबको वो चेक करेगा, ऑल ओवर द इंटरनेट। वो क्या करता है, चेक करता है। एंड ये क्या चेक करता है, आपके कंटेंट को, कि कोई पैराग्राफ मैच तो नहीं कर रहा है। ओके, लेट सपोज कि यहाँ से यहाँ तक मैच कर रहा है आपका। इसने बहुत सारी वेबसाइट पे जाके चेक किया। ओके, एंड 3-4 वेबसाइट ऐसे जहाँ पे आपके जो कुछ कुछ पैराग्राफ थे जो कि एग्जैक्ट मैच मिल रहे हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट वेबसाइट पे यहाँ पे मैच मिल गया। ओके, कुछ पैराग्राफ इससे मैच मिले। सेकेंड वेबसाइट पे गया तो सेकेंड में कुछ मिल गया। ओके, थर्ड वेबसाइट में कुछ नहीं मिला, फोर्थ वेबसाइट में कुछ और मिल गया। तो जो ये मैचिंग मिल रहा है, जो कुछ कुछ मैच मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म। ओके, इसी को क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं। अगर मैच हो रहा है तो हमें क्या करना है, अपने कंटेंट को प्लेगरिज्म फ्री करना है। मैच होने ही नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, मैच नहीं होने चाहिए, एकदम प्लेगरिज्म, तो ही इसको हम प्लेगरिज्म फ्री कहेंगे। इसको हम लोग प्लेगरिज्म फ्री तभी कहेंगे जबकि मैच नहीं होगा तो। ओके, तो ध्यान रखिए, अपने कंटेंट को प्लेगरिज्म फ्री बनाना है हमें। थर्ड, क्या करना है, एआई फ्री। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 2000+ वर्ड का आर्टिकल लिखना है। तो सब लोग जानते हैं कि अपने माइंड में 2000 वर्ड तो नहीं आ सकता, खुद से हम लोग लिख नहीं सकते इतने वर्ड का कंटेंट। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे टूल्स का हेल्प लेने वाले हैं, एआई का हेल्प लेंगे लिखने के लिए। बट गूगल क्या कहता है कि आप जो है एआई का यूज मत कीजिए, अपने कंटेंट में एआई का यूज मत कीजिए, जितना हो सके उतना नेचुरल रखिए। ओके, अगर ह्यूमनाइज कंटेंट होगा तो उससे अच्छे से रैंक कर पाएंगे, अगर एआई कंटेंट होगा तो वो उतना अच्छे से रैंक नहीं करेगा।
ओके, तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग एआई फ्री बनाए कंटेंट को। बट मैं बताऊंगा किस तरह से कुछ कुछ स्ट्रेटजी होती है, जैसे कि एआई का यूज करेंगे बट हमें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके, एआई का यूज करना है बट कुछ हद तक करना है। ओके, ऐसा नहीं कि सिंपल सीधा एआई से कॉपी किया आपने एंड पब्लिश कर दिया, तो उस केस में आपका वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगा, नेवर। चलिए, फिर चौथे नंबर पे क्या है, एसईओ ओरिएंटेड। अपने कंटेंट को एसईओ ओरिएंटेड बनाना है। एसईओ ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि अपने कंटेंट में अच्छे से कीवर्ड्स का कीवर्ड फाइंड करके याद करना है, टैग्स वगैरह लगाना है, हेडिंग वगैरह बनाना है, अल्ट टेक्स्ट, ये सब आपको ऐड करना है, तभी आपके कंटेंट जो होते हैं एसईओ ओरिएंटेड होते हैं। ओके, क्या किन किन चीजों पे ध्यान देना है हमें, कीवर्ड पे ध्यान देना है, फिर क्या होना चाहिए, टैग्स होते हैं, टैग्स लगाने हैं, इमेज यूज करने हैं अपने कंटेंट में, फिर क्या करना है हमें, लाइक कीवर्ड डेंसिटी को ध्यान में रखना है, कीवर्ड डेंसिटी को, फिर होते हैं अल्ट टेक्स्ट। इन सारे चीजों को हमें माइंड में रखना है, तभी हमारी जो कंटेंट होगी वो क्या हो पाएगी, एसईओ ओरिएंटेड हो पाएंगे, एंड तभी वो रैंक कर पाएंगे। अगर इन सारे पैरामीटर्स को आप छोड़ देते हो तो आपके कंटेंट रैंक नहीं करेंगे। ओके, इन सब के बारे में नेक्स्ट आगे क्लास में बता रहा हूँ। पहले समझते हैं, एसईओ ओरिएंटेड समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एफएक्यू एंड टेबल ऑफ डेटा। हमें क्या करना है, एफएक्यू यूज करना है अपने पूरे कंटेंट में। अपने हर एक कंटेंट में क्या करना है, एफएक्यू यूज करना है। जो भी कंटेंट आप बना लो, कोई भी कंटेंट बनाओ, आप उसमें क्या करो, जैसे कि लेट सपोज कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। मैंने आर्टिकल लिख दिया इसका डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। फिर अब नीचे कुछ कुछ क्वेश्चन खुद से आपको लिखने हैं जो कि लोगों के माइंड में तुरंत आ सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर आप आर्टिकल पढ़ते हो, तो आर्टिकल पढ़ने के बाद फिर कुछ कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं लोगों के मन में। आर्टिकल तो पढ़ लिया, बट कुछ कुछ क्वेश्चन फिर भी लोगों के माइंड में आते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप पहले यहाँ पे लिख दो, जिसे हम लोग एफएक्यू कहते हैं। अच्छा, आपने लाइक ई कॉमर्स साइट गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है, आपको मिलता है एफएक्यू। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट स्क्रीन शेयर करके भी। जस्ट वेट। चलिए, अभी ध्यान से देखिएगा, मैं ओपन करता हूँ एक वेबसाइट को। जैसे कि मुझे शूज परचेज करना है, तो मैं लेता हूँ शूज फॉर मेन। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया शूज फॉर मेन, तो आप देखेंगे नीचे मैं आता हूँ, किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि फ्लिपकार्ट है, मैं इस फ्लिपकार्ट को ओपन करता हूँ अभी। मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट को ओपन कर रहा हूँ, एंड कोई भी एक नॉर्मल सा शूज जो है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, एक प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे पूरा पूरा कंटेंट लिखा गया है। ये जो है यहाँ पे इसे भी कंटेंट ही कहेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ये जो लिखा हुआ है इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, कंटेंट ही कहेंगे। ओके, चलते हैं नीचे। नीचे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे सारे रिव्यू लिखे हुए हैं। रिव्यू के बाद आप यहाँ देखो, एक सेक्शन आपको यहाँ पे देखता है क्वेश्चन एंड आंसर का। कौन सा सेक्शन है, क्वेश्चन एंड आंसर का। क्या ये क्वेश्चन आंसर कोई यूजर लिखता है? नहीं, इस पे जो पब्लिश किया गया, ये जो शूज के ओनर है, जो शूज सेल कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है कि इस शूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं, जो लोगों के माइंड में आ सकते हैं, वो उन्होंने पहले ही यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। इस सोल फ्लेक्सिबल, क्या इसका सोल फ्लेक्सिबल है? तो यस, आंसर भी उसने खुद से कर दिया है। दिस इज अ लाइट वेट शूज, यस इट इज सो लाइट वेट, अप्रोक्स 60 ग्राम। तो देख लो आप, इन्होंने खुद से ही यहाँ पे आर्टिकल लिखा, खुद से क्वेश्चन जनरेट किया, and खुद से उसका आंसर भी कर दिया। ऑल क्वेश्चन पे जाके आप देख सकते हो। तो सेम हमें भी इसी तरीके से करना है अपने आर्टिकल के लिए। जो कुछ भी आप आर्टिकल लिखो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, या फिर आप किसी भी कोई प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, कोई बिजनेस के लिए आप लिख रहे हो, तो उसमें ध्यान देना है कि हमेशा आप एफएक्यू को यूज करें। ओके, क्वेश्चन एंड उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। ओके, ऐसा करके आपको क्वेश्चन एंड आंसर को ऐड करना है अपने पूरे कंटेंट में। ओके, तो आपके कंटेंट अच्छे माने जाते हैं एंड एसईओ फ्रेंडली माने जाते हैं। चलिए, फिर क्या करना है, अपने कंटेंट में टेबल ऑफ डेटा का यूज करना है। अच्छा मुझे पता है टेबल ऑफ डेटा का मतलब आप लोगों को पता है, टेबल ऑफ डेटा का मतलब आप लोगों को पता है, राइट इन चैट बॉक्स। क्या आप लोगों को टेबल ऑफ डेटा का मतलब पता है? फास्ट फास्ट एवरीवन बताएंगे।
नहीं, चलिए कोई नहीं। ओके चलिए, मैं बताता हूँ क्या होता है टेबल ऑफ डेटा। एक वेबसाइट में ओपन करता हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, webarticle.in। चलिए, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। मैं देखता हूँ अगर इसमें होगा तो मैं बता दूंगा। फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करता हूँ, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। चलिए, इसमें नहीं है। कुछ मैं ढूंढ लेता हूँ एक बार। ओके, यहाँ देखिए, ये एक कंटेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत पुराना कंटेंट है। आप देखो यहाँ पे, ये आर्टिकल लिखा गया है क्रिकेट के ऊपर। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट दो चीज होती है, एक तो होता है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, एंड सेकेंडली क्या होता है टेबल ऑफ डेटा। आपने टेबल ऑफ कंटेंट का नाम सुना होगा, सर ने आपको जब क्लास वेबसाइट वाले क्लास हो रही थी तो सर ने आपको बताया होगा टेबल ऑफ कंटेंट। कितने लोगों ने सुना है टेबल ऑफ कंटेंट का नाम? कितने लोगों ने सुना है? राइट इन चैट बॉक्स। टेबल ऑफ कंटेंट फास्ट सब लोग बताएंगे। सबने सुना है टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? उससे बनाना सबको आता होगा। एक प्लगइन होता है, इजी टेबल ऑफ कंटेंट से बनता है वो। चलिए बिल्कुल। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट एंड टेबल ऑफ डेटा दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं? टेबल ऑफ डेटा, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि आपने जो पूरा कंटेंट लिख रखा है। जैसे देखिए, ये कंटेंट, इतना लंबा कंटेंट लिखा गया है, देख लो आप, इतना लंबा कंटेंट है। अब इस कंटेंट में आपने किन किन हेडिंग्स को यूज किया है? जैसे सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन का यूज किया गया है। तो वो हेडिंग को यहाँ पे लिस्ट किया गया टेबल ऑफ कंटेंट में। ये इतना जो बना हुआ है, इसे टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। कि पूरे कंटेंट में, पूरे बॉडी में आप किन किन चीजों को बता रहे हो, किन किन आपका मेन टॉपिक जो होता है वो यहाँ पे लिख के आता है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ गया। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो इंट्रोडक्शन पे आ जाएंगे सबसे पहले। ओके, फिर आप नीचे देखो यहाँ पे क्या है, आईपीएल 2024 ओवरव्यू, जो कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेन टॉपिक था। फिर अगर आप नीचे आते हैं, मीट द आईपीएल 2024 स्क्वाड लीडर्स, तो यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा होगा। तो अपने पूरे कंटेंट में, बाकी तो हम लोग ने सब यहाँ पे क्या पैराग्राफ्स बना रखा है, बट उनके अलावा जो होते हैं टॉपिक, यहाँ पे हेडिंग्स होते हैं। आप देख पा रहे हो सारे हेडिंग्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया है। ये देख रहे हो आप? फिर मैं ऊपर आता हूँ, ये आईपीएल 2024 मेगा बाइज, ये आपको दिख रहा होगा। ये दिख रहा है? तो ये सब जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में काउंट किया जाता है कि आपने पूरे कंटेंट में, ऑल ओवर द कंटेंट, कौन कौन से मेन टॉपिक को आपने यूज किया है। ओके, ये तो सबको क्लियर है। टेबल ऑफ कंटेंट सभी लोग क्लियर है। अब समझते हैं टेबल ऑफ डेटा के बारे में, ये तो क्लियर हो गया। नाउ टेबल ऑफ डेटा क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, हमें दिखाना होता है उसे फॉर्मेट में, एक टेबल के फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप देखिए यहाँ पे आईपीएल 2024 ओवरव्यू, ये दिख रहा है। एंड मेरे पास कुछ डेटा थे कि ये आईपीएल जो होने वाला कौन से ईयर में होने वाला है, ये टोटल मैच कितने होंगे, ये किक ऑफ डेट कौन सा होगा, क्लोजिंग डेट कौन सा होगा, कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। ओके, ये सब मेरे पास कुछ डेटा थे। ओके, मैं चाहता तो उसे सिंपल पैराग्राफ में भी लिख सकता था, बट देखिए मैंने इसे क्या किया, टेबल में अरेंज किया है। तो अभी कितना क्लियर लग रहा है? एकदम क्लियर है ये। कैलेंडर ईयर हो गया 2024 में, टोटल मैचेज हो गया 24। ये कितना एकदम क्लियर लग रहा है, पढ़ने में इजी है, इजी टू रीड है ये। देख लो, नीचे आते हैं, स्क्वाड लीडर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आईपीएल टीम 2024 कैप्टन ऑफ द टीम। कितना सही लग रहा है, मतलब कि मैंने जो, मेरे पास जो डेटा है उससे मैंने एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल ऑफ डेटा कहते हैं। द सेम चीज, द सेम थिंग्स इज कॉल्ड टेबल ऑफ डेटा। ओके, इसी सेम चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल ऑफ डेटा कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा टेबल ऑफ डेटा एंड टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। अगर क्लियर हो गया तो राइट इन चैट बॉक्स। क्या आप लोगों को क्लियर है टेबल ऑफ डेटा एंड टेबल ऑफ कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो हमारे कंटेंट में एक टेबल ऑफ डेटा का होना बहुत जरूरी होता है, एंड एक टेबल ऑफ कंटेंट का। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि हमें अपने कंटेंट में यूज करना चाहिए। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट ना सही तो टेबल ऑफ डेटा तो हमेशा यूज होना चाहिए। ओके, कभी कभी कुछ कुछ पोस्ट होते हैं जिनमें कि आप टेबल ऑफ डेटा को यूज नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास कुछ डेटा नहीं होता है दिखाने के लिए। तो उस केस में आप छोड़ सकते हो, बट ट्राई कीजिए जितना हो सके उतना आप इसमें यूज करें। ओके, देखिए ऐसे कि यहाँ पे तीन चार चार टेबल बनाए गए हैं, चार चार टेबल है, जो कि कितना सही लग रहा है। राइट, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
फिर क्या होना चाहिए 6 में, प्रॉपर कीवर्ड्स एंड टैग्स। कीवर्ड्स एंड टैग्स का यूज करना है। ओके, प्रॉपर कीवर्ड को रिसर्च करना है, रिसर्च करने के बाद जो बेस्ट कीवर्ड लगे अपने लिए, अपने कंटेंट के लिए, वही हमें यूज करना है। टैग्स को यूज करना है, जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पे हैशटैग यूज करते हैं, रिलेटेड कंटेंट। ओके, ये कंटेंट किसके बारे में है, तो वही टैग्स हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग एक कोई फोटो डाल रहे हैं, जैसे कि मैं किसी कैफे में गया, अब उस कैफे का नेम मैं वहां पे लिख देता हूँ हैशटैग, मतलब कि ये जो फोटो मैं डाल रहा हूँ, जो भी मैं इमेज वीडियो डाल रहा हूँ, वो किसके बारे में है, तो वो एक कैफे के बारे में है। ओके, तो सेम चीज यहाँ पर जो मैं कंटेंट लिखूंगा, वो कंटेंट किसके बारे में है, तो हैशटैग में मैं डिजिटल मार्केटिंग डाल सकता हूँ, हैशटैग में मैं एसईओ डाल सकता हूँ। ओके, तो वो टैग्स होता है जो कि हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। ओके, फिर 7 नंबर पे क्या होता है, कीवर्ड डेंसिटी 1 से 2% ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 से 2% कीवर्ड डेंसिटी इज इनफ। सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड डेंसिटी 1 से 2%। अब सर ये कीवर्ड डेंसिटी होता क्या है, इसका थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलिए कीवर्ड डेंसिटी बताते हैं हमें। मैं कीवर्ड डेंसिटी बता देता हूँ, जो कि 1 से 2। अभी बस इतना याद रखिए कि 1 से 2% होना चाहिए। ओके, इससे ज्यादा ना, इससे कम ना। ओके, इतना ही होना चाहिए कीवर्ड डेंसिटी। ओके, अब चलिए समझते हैं कीवर्ड डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, कि व्हाट इज एक्चुअल कीवर्ड डेंसिटी। चलिए, मैंने क्या बताया था, कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 से 2% कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, कीवर्ड डेंसिटी, मैं एक वेबसाइट को ओपन करता हूँ। चलिए, इन सबको मैं कट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया। ओके, सो ये फर्स्ट वेबसाइट जो आ रही है, सेकेंड वेबसाइट आ रही है। चलिए मैं फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करता हूँ, mailchimp.com। ओके, मैंने इसे ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये टॉप में रैंक कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते ही ये टॉप में रैंक कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आर्टिकल लिखा गया, इसका फोकस कीवर्ड क्या होगा, इसका फोकस कीवर्ड होगा डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो मैंने इसे ओपन किया। अब देखिए टाइटल में इसके डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, ये सब कीवर्ड है। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, यहाँ पर कीवर्ड क्या है, बताया मुझे चैट बॉक्स में। कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग। क्या कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइट। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, चलिए अब फोकस कीवर्ड तो मुझे मिल गया। कीवर्ड डेंसिटी को समझते हैं, कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है। कीवर्ड डेंसिटी मतलब होता है कि आपने पूरे कंटेंट में, ये जितना भी लंबा आपका कंटेंट है, 2000, 3000, 4000 वर्ड का है, अप्रोक्सीमेटली ये 4000 वर्ड का होगा। तो पूरे 4000 वर्ड के कंटेंट में आपने कीवर्ड को कितनी बार यूज किया है, द सेम कीवर्ड को कितनी बार रिपीट किया, उससे कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखना मैंने सर्च किया अभी, ये देखो मैंने अभी सर्च किया, तो देखो ये कितनी बार दिख रहा है, 73 टाइम्स दिख रहा है। कितनी बार दिख रहा है, 73 टाइम्स। अगर मैं साइड बार को छोड़ भी दूं, तो ये अप्रोक्स 65 के अप्रोक्स आ रहा होगा, 65 66 से अप्रोक्स ये आएगा। 65 मैं ले लेता हूँ। ओके, या फिर 60। पूरे कंटेंट में आप देखो, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ से लेकर नीचे तक जो कंटेंट लिखा गया है, इस पूरे कंटेंट में ये जो डिजिटल मार्केटिंग जो वर्ड है, एग्जैक्ट ये डिजिटल मार्केटिंग कितनी बार दिख रहा है, देखो कितनी बार दिख रहा है, तो 73। अगर मैं साइड वाले को हटा भी देता हूँ, साइड बार जो हो गया, ऊपर का हो गया, तो ये अप्रोक्स 65 टाइम्स तो दिख ही रहे होंगे, क्योंकि 73 है तो 65 तो हम अज्यूम कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो यहाँ पे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं, कि आपके पूरे कीवर्ड, आपके पूरे कंटेंट में कितनी बार वो आ रहा है। ओके, पूरे कंटेंट में कितनी बार कीवर्ड वो आ रहा है, उसी को कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे चलूँ, ये पूरा कंटेंट टोटल वर्ड कितना है, टोटल वर्ड्स यहाँ पे कितने हो सकते हैं, बताया मैं चैट बॉक्स में। मैं यहाँ पे 4000 ले लेता हूँ, क्योंकि लंबा कंटेंट है। ओके, नंबर ऑफ कीवर्ड्स मैं कितना लिख दूँ, नंबर ऑफ कीवर्ड कितना है, 60। मैं 60 लेता हूँ। ओके, कितना है, 60 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। कीवर्ड डेंसिटी कुछ नहीं, बस एक परसेंटेज है, कितने परसेंट आपने यूज किया है, कीवर्ड को कितनी बार रिपीट किया है, डेंसिटी निकालना है।
राइट, हमें क्या करना है, डेंसिटी निकालना है यहाँ पे कि कितनी बार आपने कीवर्ड को यूज किया है। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है, आप लोग उसे नोट डाउन कर लेना। कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कीवर्ड डेंसिटी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ कीवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल वर्ड एंड मल्टीप्लाई बाई 100 यहाँ पे होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर ले, ये कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ओके, मैं टाइप कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ कीवर्ड्स मल्टीप्लाई बाई 100 एंड फिर आता है डिवाइड टोटल वर्ड। चलिए, ये फॉर्मूला है, आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। ओके, ये फॉर्मूला है। अब चलते हैं थोड़ा सा वहां पे कैलकुलेट करते हैं, सब लोग इसे नोट डाउन कर ले, फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या था, यहाँ पर नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितनी बार था, टोटल वर्ड कितना था, जस्ट मिनट, टोटल वर्ड मैंने यहाँ पे 4000 लिया था। नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने थे, 60 थे। ओके, तो अब आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी कितने होंगे। कीवर्ड डेंसिटी कितने होते हैं, कितने कैलकुलेट होके आएंगे बताऊंगा चैट बॉक्स में फास्ट। मैं फॉर्मूला फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ कीवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल वर्ड काउंट एंड मल्टीप्लाई बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी आप लोग बता सकते हैं कितना यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी आ रहा होगा, 1.5, 1.5, 1.5। सब लोग बताए चैट बॉक्स में क्या होता है, ये कीवर्ड डेंसिटी कितना कैलकुलेट होके आएगा। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं, 60 डिवाइडेड बाई, फिर क्या है, टोटल वर्ड्स कितने हैं, 4000 है एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, कैलकुलेट करने पे ये 6/4 जो कि 1.5 आएगा। चलिए, तो ये 1.5% जो है कीवर्ड डेंसिटी है, मतलब कि आपके टोटल कंटेंट का 1%, 1.5% पार्ट जो है जिसमें कि कीवर्ड डेंसिटी रिपीट हो रहा है। ओके, एक 1.5% आपने कीवर्ड को रिपीट किया है। अब मैं इस पे इतना इम्फेसाइज क्यों करूं, मतलब कि इतना मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे ध्यान से। इंपॉर्टेंट कैसे है, मैं बताता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पे आप एक कंटेंट राइटर हो। ओके, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो किसी के लिए। तो वहां पे क्लाइंट आपको ये नहीं बोला कि आपको कितना कीवर्ड यूज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ आपको बोल देगा कि मुझे इतने वर्ड्स का कंटेंट चाहिए। वो सिंपल आपको क्या करेगा, टोटल वर्ड्स बता देगा। टोटल वर्ड्स आपको यहाँ पे वो बता देगा कि मुझे भाई 4000 वर्ड्स का कंटेंट चाहिए, वो आपको इतना दे देगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आप फाइंड करना है कि पूरे कंटेंट में हम जो 4000 वर्ड का कंटेंट लिखे उसमें कितनी बार कीवर्ड को हमें यूज करना है। अब ये आपको फाइंड करना होता है। ओके, वो आप कंपनी वाले या फिर कोई आप जो आपके क्लाइंट है वो आपको बताएंगे नहीं कि आपको इतनी बार यूज करना है, क्योंकि कंटेंट राइटर आप हो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कीवर्ड कितनी बार रिपीट करें। ओके, तो मैंने क्या बताया, कीवर्ड डेंसिटी कितना होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, राइट इन चैट बॉक्स, कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 से 2%। 1 से 2% की कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए, मिनिमम मैंने क्या क्या बताया, मिनिमम मेरे 1% ही होनी चाहिए, मिनिमम 1% एंड मैक्सिमम 2%।
मैक्सिमम 2% की कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्लाइंट ने आपको टोटल वर्ड तो दे दिया, इसने आपको टोटल वर्ड दे दिया कि भाई मुझे 4000 वर्ड्स का कंटेंट चाहिए। ओके, अब आप काउंट करेंगे, आप पहले कैलकुलेट करेंगे कि पूरे कंटेंट में कीवर्ड मुझे कितनी बार यूज करना है। मैक्सिमम काउंट करेंगे, मिनिमम काउंट करेंगे। तो पहले तो हम लोग काउंट करते हैं मिनिमम कीवर्ड, मिनिमम कितनी बार कीवर्ड को यूज करें। एक तो ये काउंट करना है, फिर एक मैक्सिमम कीवर्ड को काउंट करना पड़ेगा आपको कि मैक्सिमम कितनी बार यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे फ्रेंडली बनाना है, क्योंकि ऐसे फ्रेंडली आपको खुद से बनाना पड़ेगा वो। ओके, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक अच्छा कंटेंट लिखते समय। ओके, सबसे पहले काम आपको यही करना होता है। तो मिनिमम के लिए कितना है, मिनिमम कीवर्ड डेंसिटी 1 है। पहले मैं मिनिमम के लिए कैलकुलेट करता हूँ 1%। अच्छा, पहले आप ही लोग बताएं मुझे कि मिनिमम कितना होगा एंड मैक्सिमम कितना होगा। इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में जल्दी बताएं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। फास्ट बताएंगे, मिनिमम कीवर्ड डेंसिटी कितना होगा, मैक्सिमम कीवर्ड डेंसिटी कितना होगा। अगर सभी लोग ध्यान से समझ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बता पाएंगे अभी। परसेंटेज में नहीं चाहिए मुझे, नंबर में चाहिए, कितना नंबर में यूज कर सकता हूँ, कितने कीवर्ड मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ये तो परसेंटेज मैंने बता दिया कि 1%, 2%। लेकिन अगर 4000 वर्ड का कंटेंट है तो कितनी बार मैं यूज करूंगा मिनिमम। 40, 40, 40, 40, 60, 80, मिनिमम 40, मैक्सिमम 80। परफेक्ट। चलिए, सो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया। मैं बताता हूँ, सिंपल ध्यान से, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिख रहे हो, तो क्लाइंट आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बोला है कि मुझे 4000 वर्ड का कंटेंट चाहिए, मुझे 2000 वर्ड का कंटेंट चाहिए। क्लाइंट आपको सिर्फ इतना ही बोलेगा। अब उसके बाद का जो प्रोसेस है कि कितना डेंसिटी होगा, कितना कीवर्ड यूज करना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। ओके, क्लाइंट आपको बस कीवर्ड दे देगा एंड आपको टोटल वर्ड दे देगा कि इतने वर्ड का कंटेंट चाहिए। तो पहले तो आप क्या करें, मिनिमम निकालेंगे कि मिनिमम कितना हम लोग यूज कर सकते हैं अपने पूरे कंटेंट में। ओके, मिनिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम के लिए 1% है। अब फॉर्मूला लगा दो आप कीवर्ड डेंसिटी का। कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स डिवाइडेड बाई टोटल वर्ड्स एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, मिनिमम के लिए निकालना है तो कीवर्ड डेंसिटी कितना होगा मिनिमम के लिए, 1% होगा। ओके, इक्वल टू नंबर ऑफ कीवर्ड्स, यही तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने होंगे। ओके, एंड टोटल वर्ड हमें क्लाइंट ने कितना दिया है, 4000 दिया है हमें, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, कैलकुलेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि 40। नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कीवर्ड्स 40 होना चाहिए। ये मिनिमम केस है कि आपको मिनिमम 40 टाइम्स यूज करना है पूरे कंटेंट में, कम से कम 40 बार दिखने चाहिए आपके कीवर्ड। अगर दिखेगा तो ही वैसे फ्रेंडली बना जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए 2% होने चाहिए। फिर से केडी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, केडी का फॉर्मूला नंबर ऑफ कीवर्ड्स डिवाइडेड टोटल वर्ड्स एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, कीवर्ड डेंसिटी इस बार कितनी होनी चाहिए, 2% कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, इक्वल टू नंबर ऑफ कीवर्ड्स वही फाइंड करना है, मल्टीप्लाई 4000 फिर से रहेगा एंड 100। ओके, तो ये कितना हो गया, 80। नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ कीवर्ड्स इस बार 80 होगा। ओके, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम मेरे पास आ चुका है कि मिनिमम 40 टाइम्स यूज करना है, मैक्सिमम 80 टाइम्स यूज करने हैं। इसी के बीच में कीवर्ड को हमें यूज करना है। अगर हम लोग 80 से ज्यादा चले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, 40 से कम यूज करें तो भी प्रॉब्लम होगा। हमें 40 टू 80 के बीच में ही अपने कीवर्ड को यूज करना है, इतनी ही बार रिपीट करना है कीवर्ड को पूरे कंटेंट में। ओके, आई होप आपको कीवर्ड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो राइट इन चैट बॉक्स कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, कीवर्ड कितनी बार यूज करना चाहिए। ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंटेंट राइटिंग लिख रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, तो क्लाइंट आपको ये नहीं बोला कि आपको इतनी बार यूज करना है, आपको ऐसे फ्रेंडली लिखना है, वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। राइट, सभी लोग क्लियर है, राइट इन चैट बॉक्स, क्या सभी लोग क्लियर हो गए हैं। परफेक्ट। टैग्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। चलते हैं आगे हम लोग। अब देखिए, एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे है, लाइक कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कीवर्ड यहाँ पे दिया गया है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कीवर्ड क्या है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है। ओके, एंड मैं टोटल वर्ड आपको बता ही देता हूँ। ये टोटल वर्ड्स जो है,
वो कितने का है? 300 वर्ड्स का कंटेंट है। कितने वर्ड्स का? 300 वर्ड्स का है। ओके। आप लोग मुझे बताए कि कीवर्ड डेंसिटी क्या है इसमें? कीवर्ड डेंसिटी क्या है? आप लोग मुझे काउंट करके बताएंगे फास्ट। कितनी कीवर्ड डेंसिटी है? कीवर्ड मैंने बता दिया यहाँ पे, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है। अब आप यहाँ पे ढूंढो कि कीवर्ड कितनी बार दिख रहा है आपको, एंड कीवर्ड डेंसिटी कितना होगा फिर। कीवर्ड आपको यहाँ से ढूंढना है कि कितनी बार कीवर्ड रिपीट हो रहा है, एंड उसी के बिहाफ पे कीवर्ड डेंसिटी आपको निकालना है। यू नो द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ कीवर्ड्स, केडी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ कीवर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। इसके बिहाफ पे आप बताओ। मिनिमम मैक्सिमम का यहाँ पे बात ही नहीं है, यहाँ सिंपल कीवर्ड डेंसिटी निकालना है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग काउंट करते हैं कि कीवर्ड कितनी बार दिख रहा है, क्योंकि कीवर्ड डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड कितनी बार दिख रहा है? ये 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ कीवर्ड्स 6 टाइम्स है, राइट। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है? कीवर्ड की डेंसिटी निकालनी है। ओके। तो फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ कीवर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स एंड मल्टीप्लाई बाई 100। नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे 6 फाइंड किए हैं, एंड टोटल वर्ड 300 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6/300 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ओके। कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है? 2% की कीवर्ड डेंसिटी आ रही है। कितनी आ रही है? 2% कीवर्ड डेंसिटी आ रही है। सभी लोग क्लियर हो गए हैं? कैसे कीवर्ड डेंसिटी का हम लोग यूज कर सकते हैं टू मेक आवर कंटेंट एसईओ फ्रेंडली? सब लोग को समझ में आ गया? ओके परफेक्ट। चलिए गुड। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने आपको एक लिमिट दिया था कि हमारा जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 1 से 2% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 से 2%। 1% से कम होगा तो वो तो लो कंटेंट में चला जाएगा, मतलब कि उसमें हमारी एसईओ स्ट्रांग होगी नहीं, एसईओ बहुत बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर 2% से ज्यादा कर लेते हैं तो क्या होगा? 2% से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो अगर 2% से ज्यादा होगा तो उसे हम लोग कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। यूजिंग अ कीवर्ड एक्सेसली नोन एज कीवर्ड स्टफिंग। अब ये मुझे बताया कीवर्ड स्टफिंग के बारे में कितने लोग जानते हैं? कीवर्ड स्टफिंग के बारे में कितने लोग जान रहे हैं? राइट इन चैट बॉक्स। कीवर्ड स्टफिंग के बारे में कितने लोग जानते हैं? यस जान रहे हैं। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है कि अपने कंटेंट में जबरदस्ती कीवर्ड को यूज करना, बार बार कीवर्ड को यूज करना, जबरदस्ती यूज करना। यूज होने वाला नहीं है फिर भी हम लोग जबरदस्ती यूज करते हैं, क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग करने से आपकी रैंकिंग बहुत फास्ट होती है। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो तो आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। ओके। अगर आप नॉर्मली यूज करेंगे तो वहां पे आपके 1 महीने रैंक करने में लगेंगे। ओके। जहाँ 3 महीने लगने वाले थे वहां पे आपको 1 महीने में ही रैंकिंग मिल जाएगी। बार बार आप कीवर्ड को एक ही सेम कीवर्ड को बार बार रिपीट किए जा रहे हो, जो कि इसे हम लोग ब्लैक हेड में काउंट करते हैं। ब्लैक हेड एसईओ में इसे काउंट करते हैं। ओके। जो कि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप इसे यूज करते हो तो आप रैंक बहुत जल्दी कर लोगे, कोई शक नहीं इसमें, आप बहुत जल्दी रैंक कर लोगे। बट फिर वही होगा कि जितनी जल्दी आप रैंक करोगे उतनी जल्दी आप फिर डाउन हो जाओगे, एंड उसके बाद फिर गूगल कभी भी रैंक नहीं करेगा। चाहे आप फिर कितना भी लीगल तरीके से आप उसे यूज करो, आपको कभी दोबारा रैंक नहीं करेगा। ओके। सो यूजिंग कीवर्ड एक्सेप्शनली नोन एज कीवर्ड स्टफिंग इज नॉट इफेक्टिव एंड कैन लीड टू पेनाल्टी फ्रॉम सर्च इंजन। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको सर्च इंजन जो भी है, गूगल हो गया, याहू, बिंग हो गया, ये आपको पेनाल्टी लगा सकता है, डाउन कर सकता है। ओके। फिर दोबारा आप कभी यहाँ पे आ ही नहीं पाओगे ऊपर में। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए परफेक्ट। दैट्स ग्रेट। अभी कुछ कुछ टर्म्स है जो कि आपको समझने चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आप समझ लेंगे तो बेहतर होगा। 5 चीजें यहाँ पे: CTR, CPC, CRO, डुअल टाइम एंड बाउंस रेट। ये 5 चीजें जो कि आपको समझनी पड़ेगी। CTR क्या होते हैं, CPC क्या होते हैं? बेसिकली ये सब जो टर्म है वो एडवर्टीजमेंट में भी ज्यादा काम आते हैं।
हम लोगों को मेन फोकस जो होगा वो डीटी एंड बाउंस रेट, ये है। ठीक है। सीटीआर जो होते हैं, क्या होते हैं, सीपीसी एंड सीआरओ, समझते हैं इन सब के बारे में। फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। सीटीआर फुल फॉर्म क्या था, क्लिक थ्रू रेट। सीपीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक। सीआरओ फुल फॉर्म कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। डीटी मतलब डुअल टाइम, एंड बाउंस रेट ये है। ओके। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग में से कुछ कोई भी जानते हैं इनके बारे में कुछ भी, एक भी टर्म आप लोग जानते हैं क्या? बताएं मुझे चैट बॉक्स में, क्या आप लोग जानते हैं कुछ भी इनमें से? यस, नो? अगर आप जानते हैं तो क्या जानते हैं? सीटीआर सीपीसी सीआरओ जान रहे हैं, ओके। बाउंस रेट जानते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ अभी, ध्यान से समझिएगा। बाउंस रेट के सबके बारे में समझिए ध्यान से। देखिए सीटीआर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं सीटीआर फुल फॉर्म क्या होता है। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट होता है। अब यहाँ पे समझिए इसका मतलब क्या होता है। अच्छा पहले तो मुझे कुछ कुछ कंफ्यूजन होगा सबके माइंड में, वो क्लियर करता हूँ। एक होता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन के बारे में कितने लोग जानते हैं? इम्प्रेशन के बारे में कितने लोग जान रहे हैं? राइट इन चैट बॉक्स, क्या आप लोग जानते हैं इम्प्रेशन के बारे में? देखिए इम्प्रेशन मतलब होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। लेट्स सपोज कि मैंने क्या सर्च किया, मैंने सर्च किया ड्रॉप शिपिंग। अब इंप्रेशन मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा, इंप्रेशन मतलब क्या होता है। मैंने सर्च किया ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग सर्च करते ही बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे लिस्ट होके आ गई। जैसे मैंने ड्रॉप शिपिंग सर्च किया, बहुत सारी वेबसाइट, गूगल के इतने सारे पेज बने हुए हैं, 10वें पेज है, 20वें पेज बने हुए हैं, इतने सारे, एंड इतने सारे वेबसाइट है। तो मुझे बताइए सबसे पहले कि क्या कोई पर्सन होगा जो कि गूगल के 10वें पेज पे आके यहाँ पे ये जो novazone.com है इस पे कभी क्लिक करेगा, इससे कभी ओपन करेगा? क्या कभी ऐसा होता है कि लोग जो है सर्च कर रहे हैं, पहले पेज को छोड़ के कोई आ जाएगा 10वें पेज पे एंड इस novazone.com पे, या फिर फ्लो डॉट स्पेस पे क्लिक करके इसे ओपन करेगा? कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता। कोई यहाँ पे weirdIQ.com पे कभी नहीं आएगा, कोई ये jotform.com पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत पीछे रैंक कर रहे हैं, गूगल के 10वें पेज पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब लोड होके आ रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा इंप्रेशन मतलब होता क्या है। इंप्रेशन कहता है कि कोई क्लिक करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई क्लिक करे आपकी वेबसाइट में, कोई क्लिक ना करे, अगर आपकी वेबसाइट बस लोड होके अभी आ रही है, बस दिख रही है आपकी वेबसाइट, सर्च करने पे गूगल के सर्च पेज में आ रही है, चाहे वो आप 10वें पेज पे हो, 20वें पेज पे हो, पहले पेज पे हो, दूसरे पेज पे हो, डजेंट मैटर। अगर दूसरे पेज पे आपकी वेबसाइट दिख रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया ड्रॉप शिपिंग, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, तो यहाँ पे जितने भी वेबसाइट लिस्ट होके आ रहे हैं, जितने भी फर्स्ट से लेके 20 पेज तक जितने वेबसाइट है, उन सारी वेबसाइट की एक एक इंप्रेशन बढ़ गई है। क्या हुआ उससे, एक एक इंप्रेशन सारी वेबसाइट की बढ़ गई। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे शॉपिफाई की एक इंप्रेशन बढ़ी, फिर Amazon.com की एक इंप्रेशन बढ़ गई, फिर यहाँ पे मेलसिम की एक इंप्रेशन बढ़ी। चाहे आप इसे ओपन करो या ना करो, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंप्रेशन को। इंप्रेशन क्या कहता है, बस मैं लोड होके आ जाऊंगा तो उसे मैं इंप्रेशन में काउंट कर लूंगा, अगर लोड होके आ गया। ओके, चाहे आप गूगल के किसी भी पेज पे हो या ना हो। ओके, चाहे 10वें पेज पे हो, 20वें पेज पे हो, डजेंट मैटर। अब इंप्रेशन कार्ड में एक और चीज है, यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि लोड हो गया, तो मैं जितनी बार इसे क्लिक करूंगा, जितनी बार रिफ्रेश करूंगा, जितनी बार ये लोड हो गया आएगा, उतनी बार इंप्रेशन काउंट किया जाता है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सभी लोग समझ ले। मैंने किया इसे, फिर से मैं कुछ सर्च कर दिया, जैसे कि मैं आया व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, मैं फिर से इसे दोबारा सर्च कर रहा हूँ, देखो दोबारा ये लोड होके आ रहा है। देखो मैंने अभी यहाँ पे सर्च तो कर लिया है, ये लोड होके आ चुके हैं। देखो अब ये लोड होके आ चुके हैं। अब ये फिर से इसे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये फिर से लोड हो गया। तो ऐसा करने से इनकी इंप्रेशन फिर से एक बढ़ गई। सब सारी वेबसाइट की, हर एक वेबसाइट की इंप्रेशन यहाँ पे बढ़ जाती है। ओके, हर एक वेबसाइट की इंप्रेशन यहाँ से बढ़ रही है, क्योंकि वो रिफ्रेश हो रहे हैं। ओके, तो ये होता है हमारा इंप्रेशन। ओके, एंड एक और चीज होती है क्लिक्स। एक तो हो गया हमारे पास इंप्रेशन, समझ में आ गया। इंप्रेशन मतलब क्या होता है, लोड ऑन SCRP। अगर आप SERP पे लोड होके आ रहा है आपकी वेबसाइट, तो उसमें आपकी एक इंप्रेशन काउंट होगी। अब आती है बात क्लिक्स की। ये क्लिक्स क्या होते हैं, क्लिक मतलब होते हैं, लोड होने से मतलब नहीं है।
अब क्लिक को क्या कहता है कि लोड होने से मतलब नहीं है, हमें आप क्लिक करेंगे तो ही वो काउंट होगा। जैसे अगर मैं शॉपिफाई पे एक बार लोड होके आ गया, तो यहाँ पे इसकी एक इंप्रेशन काउंट हो गई। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा कि इसके एक क्लिक काउंट होंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो अब इस पे क्या होंगे, एक क्लिक काउंट हो रहे होंगे। ओके, यहाँ पे क्या होगा, इसके अब एक क्लिक काउंट होंगे। शॉपिफाई की एक क्लिक बढ़ गई। ओके, जैसे कि एक और मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आया, इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो इम्प्रेशन अब तो यहाँ पे 2 हो गई। चलिए मैं थोड़ा सा शॉपिफाई को लेता हूँ अच्छे से। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी शॉपिफाई की बात कर रहा हूँ। ओके, किसकी बात कर रहा हूँ, शॉपिफाई जो है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ इंप्रेशन के बारे में। मैंने एक बार ड्रॉप शिपिंग, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग सर्च की, तो यहाँ पे इसके एक इंप्रेशन बढ़ गया। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने क्लिक नहीं किया, इस बार मैंने इस पे क्लिक नहीं किया है। ओके, तो अभी क्लिक कितने रहेंगे, अभी 0 ही रहेंगे। चलिए, अभी मैं फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ। मैंने इसे फिर से रिफ्रेश किया, तो इस बार क्या हुआ, इंप्रेशन अब एक एक्स्ट्रा आ गया, 1+1 आ गया। ओके, लेकिन अगर अभी मैं क्लिक नहीं करता हूँ, तो ये क्लिक काउंट नहीं होगा, ये 0 का 0 रहेगा। फिर मैं तीसरी बार आता हूँ। अब मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो ये इंप्रेशन एक और अब काउंट हो गया, इंप्रेशन एक और काउंट हुआ। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बार चलो मैं शॉपिफाई पे क्लिक कर ही देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब इसके एक क्लिक काउंट होंगे। क्या होंगे इसके, अब एक क्लिक काउंट होंगे। ओके, चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर, तो क्या मतलब इसका मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर दूं। मैंने रिफ्रेश कर दिया। ओके, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, तो इसके एक इंप्रेशन और आ गया, 4 इंप्रेशन आ गया। बट ध्यान समझिएगा, अगर मैं फिर से अगर इस पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं शॉपिफाई पे फिर से क्लिक करता हूँ, तो अब इसमें क्लिक काउंट नहीं होगा, क्योंकि क्लिक जो होता है यूनिक विजिटर से एक ही बार काउंट होता है। एक दिन में आप एक ही बार काउंट कर सकते हैं। इंप्रेशन आया नहीं है, ये हमारे सर्च कंसोल में पता चलता है, साइट किट में। ओके, तो ध्यान दीजिए, क्लिक्स का क्या होता है कि आप अगर 10 बार क्लिक करो, तो भी उसे हम एक ही बार काउंट करेंगे। अगर आप बार बार इसे क्लिक किए जा रहे हो, रिफ्रेश करके क्लिक किए जा रहे हो, फिर भी हम उसे एक ही क्लिक काउंट करते हैं, एक यूनिक विजिटर से। ओके, आई होप ये इंप्रेशन एंड क्लिक्स दोनों में डिफरेंस क्लियर पता चल गया होगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ इंप्रेशन एंड क्लिक्स कहाँ पर दिखते हैं। जस्ट वेट, ये देखो, मैंने यहाँ पे आया, ये एक वेबसाइट है पहले से ही। इसके मैं वर्डप्रेस को लॉगिन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे, जब आप वर्डप्रेस लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे साइट किट आएगा, साइट किट के ऊपर आप क्लिक करो, तो यहाँ आपको दिखाई देगा। नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अभी ये डेटा लोड होके आ रहा है। देखिए, यहाँ पे तो ऑल विजिटर्स दिख रहे हैं कि लास्ट 28 डेज में कितने विजिटर्स आए हैं। और आप नीचे स्क्रॉल करें, तो ये इंप्रेशन दिखेगा, लास्ट 28 डेज के इंप्रेशन आपको ये दिख रहे हैं। इंप्रेशन मतलब क्या होते हैं, इंप्रेशन मतलब होते हैं कि कितनी बार आपकी वेबसाइट लोड होके आ रही है। ओके, कितनी बार लोड होके आपकी वेबसाइट आ रही है। एंड जस्ट इसके यहीं पे आपको टोटल क्लिक्स देखने को मिल जाएगी, कितने क्लिक्स हुए हैं। इंप्रेशन 16 है, क्लिक्स कम है, क्योंकि इंप्रेशन तो बार बार काउंट होते हैं, रिफ्रेश करने पे भी काउंट हो सकता है। बट क्लिक्स होता है कि एक ही बार काउंट होता है। ओके, तो यहीं पे आपको इंप्रेशन एंड क्लिक्स दिख रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग, इंप्रेशन एंड क्लिक्स सब लोग क्लियर हो गए हैं, राइट इन चैट बॉक्स। सभी लोग बता दें, क्या इंप्रेशन सभी लोग क्लियर हो गए, इंप्रेशन एंड क्लिक्स। अब समझिए सीटीआर का क्या मतलब होता है। सीटीआर का मतलब समझेंगे ध्यान से। देखिए, सीटीआर का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट। क्या फुल फॉर्म होता है, क्लिक थ्रू रेट। इट इज ए मेट्रिक, ये एक ऐसा मेट्रिक है जो कि आपको क्या किया जाता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं। ये मतलब ये परसेंटेज बताता है। ये क्या करता है, आपको परसेंटेज बता रहा होता है। जैसे कि इंप्रेशन मान लेते हैं, आपकी वेबसाइट की इंप्रेशन जो है वो 200 इंप्रेशन है, 200 बार आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में लोड होके आ रहे हैं। कितनी बार, 200 बार आ रहे हैं। एंड जिसमें से क्लिक आपको कितने मिल रहे हैं, मात्र क्लिक मिल रहे हैं 25। कितने क्लिक मिल रहे हैं, 25 क्लिक मिल रहे हैं। तो अब सीटीआर आपको कैलकुलेट करना होगा कि सीटीआर मतलब परसेंटेज, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि क्लिक कर रहे हैं, देखने के बाद क्लिक कर रहे हैं। इंप्रेशन मतलब क्या है कि वो लोड हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं। बट देखने के बाद क्लिक कितने परसेंट लोग कर रहे हैं, तो वही हमें सीटीआर कैलकुलेट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, या मैंने ड्रॉप शिपिंग सर्च किया है। ओके, मैंने क्या सर्च किया, ड्रॉप शिपिंग मैंने सर्च किया। तो यहाँ पे देखिए, शॉपिफाई की वेबसाइट है, यहाँ पे फिर अमेजोन की वेबसाइट है, मेल सिम की वेबसाइट है, तो इन सब की एक एक इंप्रेशन तो बढ़ रही है। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि मैं सारे वेबसाइट क्लिक करूंगा ही।
हो सकता है मैं शॉपिफाई पे क्लिक करूँ, 70% लोग शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे, 20% लोग हो सकता है कि अमेजोन पे क्लिक करें, 10% लोग मेलशिप पे क्लिक करें, बाकी भी कुछ कुछ यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो सारे साइड पे इक्वल क्लिक तो नहीं आते हैं। अगर मैं मेलशिप की बात करता हूँ तो यहाँ पे मान लेते 10% लोग क्लिक करें, 100 लोगों ने देखा इसको, इसे 100 लोगों ने देखा, मेलजिम.com को 100 लोगों ने देखा, बट क्लिक्स यहाँ पे बस और 10 ही लोग कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखा कितने लोगों ने, इंप्रेशन कितना हुआ, इंप्रेशन 100 आया, 100 लोगों ने इसे देखा, लेकिन क्लिक कितना हो रहा है ये मैटर करता है, क्लिक्स कितने हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 हो रहे हैं। तो यहीं से आप परसेंटेज आप निकाल सकते हो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि क्लिक कर रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है ये, देखिए ध्यान से, फॉर्मूला इसका यहाँ पे लिखा गया है, नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इम्प्रेशन एंड मल्टीप्लाई बाई 100, ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, तो अभी मुझे बताए इंप्रेशन के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इंप्रेशन इतने हैं, क्लिक्स कितने हैं, तो आप मुझे यहाँ पे सीटीआर कैलकुलेट कर बता सकते हैं क्या, क्या आप लोग मुझे यहाँ पे सीटीआर बता सकते हैं कितने होंगे, फास्ट फास्ट चैट बॉक्स बताए फास्ट। चलिए 12.5। ओके, चलिए नंबर यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हैं, हमारी वेबसाइट में नंबर ऑफ क्लिक्स है 25। ओके राइट, टोटल इंप्रेशन कितने हैं, टोटल इंप्रेशन आ रहे हैं 200 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 12.5% के अप्रोक्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 12.5% लोग, 12.5% लोग ही ऐसे हैं जो कि आपकी वेबसाइट को देखने के बाद क्लिक कर रहे हैं। बाकी जो आपके यहाँ पे बच जा रहे हैं 97.5 जो परसेंट बच जा रहे हैं, उतने लोग बस देख रहे हैं, 87 पॉइंट जो बच जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, देखने के बाद उस पर क्लिक कर ही नहीं रहे हैं। ओके, क्लिक हो रहा है बस 12.5% लोग क्लिक कर रहे हैं। ओके, क्लियर है सभी लोग, सीटीआर क्लियर हो गया। चलिए परफेक्ट, ये फॉर्मूला सब लोग नोट नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है। चलिए परफेक्ट, यहाँ तक सब लोग क्लियर हो गया तो राइट इन चैट बॉक्स, क्या सीटीआर क्लियर हो गया अभी तक, जो भी मैंने बताया क्या सभी लोग क्लियर है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, अपनी क्लास को हम स्टॉप करेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए सबसे पहले मैंने आपको ईट मॉडल बताया, ईट मॉडल क्या कहता है कि जब आप इंडेक्सिंग के लिए सेंड करते हो तो आपके जो ऑथर होते हैं, जो आपके कंटेंट होते हैं, उससे गूगल चेक करता है कि आपके ऑथर की एक्सपीरियंस कितनी है, एक्सपर्टीज कितनी है, ऑथोरिटी कितनी है, एंड ट्रस्ट वर्दीनेस है या नहीं है, ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सारे चेक करने के बाद आपकी वेबसाइट जो होते हैं वो इंडेक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बताया कि किस तरह के आर्टिकल रैंक कर रहे होते हैं। तो आपका आर्टिकल जो होना चाहिए वो होना चाहिए, वो 2000 प्लस वर्ड का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 2000 प्लस वर्ड का होना चाहिए, तो ही वो रैंक करेगा। ओके, बट ये किस केस में, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के केस में। बाकी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन होते हैं तो 300-400 वर्ड में भी आप यूज कर सकते हो, बिजनेस साइट के लिए आप 600-700 वर्ड आप यूज कर सकते हो। ओके, थर्ड सेकंड मैंने क्या बताया, प्लेगरिज्म फ्री, अपने कंटेंट को यूनिक बनाना है, यूनिक इन द सेंस कहीं से कॉपी नहीं करना है। ओके, थ्री में किसी एआई की हेल्प नहीं लेनी है, आर्टिकल लिखने के समय एआई की हेल्प नहीं लेनी है। फोर्थ में हमारा कंटेंट जो होना चाहिए वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली कहने का मतलब है कि कीवर्ड वगैरह ये सब अच्छे से हम लोग यूज करेंगे। फिर एफएक्यू यूज करना है, टेबल ऑफ डेटा यूज करना है, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ऐड करना है, एंड कीवर्ड डेंसिटी 1 से 2% की होनी चाहिए। जिसमें कि कीवर्ड डेंसिटी मैंने आपको क्या बताया था कि पूरे कंटेंट के रिस्पेक्ट में आप कितनी बार कीवर्ड को रिपीट कर रहे हो। ओके, हाउ मेनी टाइम्स योर कीवर्ड इज अपीयरिंग विद रिस्पेक्ट टू योर टोटल कंटेंट, टोटल कंटेंट जितने लंबे हैं उसके रिस्पेक्ट में आप कितनी बार यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो बस 1 से 2% टाइम से हमें रिपीट करना है। ओके, अगर 100 वर्ड का कंटेंट आप लिख रहे हो तो आप कितने वर्ड, कितनी बार, 1 से 2 बार आप यूज करो बस। अगर 100 वर्ड का कंटेंट है तो आप 1 से 2 बार यूज करो। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया था 10% है, जो कि बहुत ज्यादा है। ओके, अगर 100 वर्ड का कंटेंट है, 100 वर्ड का कंटेंट, ये टोटल वर्ड है, तो आपको बस 1 से 2% बार ही यूज करना है अपने कीवर्ड को, ध्यान रखना। चलिए, फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप 2% से ज्यादा यूज करते हो तो उसे हम लोग कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। राइट, फिर यहाँ पे कुछ कुछ मैंने आपको बताया, सीटीआर मैंने अभी क्लियर किया, इंप्रेशन क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, एंड सीटीआर बताया। ओके, बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम लोग कल की क्लास में क्लियर कर रहे होंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। सो अपने क्लास को यहीं पे हमें स्टॉप करते हैं।